दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ किचन टिप्स की। जब भी हम चावल का कोई आइटम बनाना चाहते हैं और उस डिश को बनाने के लिए चावल को हमको पानी में सोक करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर पतले चावल का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, मोटे चावल का यूज़ करना चाहिए। आप देखेंगे मोटे चावल को जब हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी एकदम स्मूथ हो जाता है। वहीं यदि हम पतले चावल यूज़ करते हैं तो कितनी भी बार हम ग्राइंड करते हैं वो एकदम स्मूथ नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं हमारे टिप नंबर 2 की। जब हम डोसा, उत्तपम या पराठे बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको नॉन स्टिक तवे का उपयोग नहीं करना चाहिए या फिर दूसरे मेटल का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमको आयरन के तवे का यूज़ करना चाहिए। एक डोसा या उत्तपम बनाने के बाद में हमको तवे के ऊपर थोड़ा ऑयल डाल के आधा प्याज इस तरह से कट करके रखना चाहिए और प्याज की सहायता से ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि तवा भी एकदम क्लीन हो जाता है और साथ में ऑयल भी अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है। और अब हम जब बैटर को डालते हैं और हमारा जो भी हम डिश बना रहे हैं उसको जब हम पलटते हैं तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है और तवे में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो आप इस तरह से आधे प्याज को कट करके रखिए और जब भी हम तवे के ऊपर बैटर डालते हैं तो ऑयल को प्याज की सहायता से स्प्रेड करिए और उसके बाद ही इसके ऊपर बैटर को डाल के और स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टिप नंबर 3 की। जब हम फुल्का या चपाती बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो चपाती है वो एकदम सॉफ्ट बने। चपातियों के सॉफ्ट बनने के लिए आटे का स्मूथ होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आटा हमारा अच्छे से तैयार होता है तभी सब चपाती जो है सॉफ्ट बनती है। टिप जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आटे को गूंदते समय शुरू में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसको शुरू में ही पूरी तरह से तैयार नहीं करेंगे। आप देखते जाइए, इस तरह से मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। जितना पानी लगता है उतना पानी डाल के इसको हम रॉ तैयार करेंगे। रॉ तैयार करने के बाद में हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आटा भी जो है बहुत स्मूथ तैयार होगा। और आटा को गूंदने के लिए जो ज़्यादा मेहनत लगती है वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। देखिए, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी ही डालते जाइए। जितना पानी इसमें लगता है हम उतना ही डालेंगे। देखिए, इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से मिक्स नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम रख देंगे। इस तरह से देखिए ये पूरी तरह से मैंने इसको तैयार नहीं किया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। जब हम थोड़ी देर के बाद में देखते हैं तो देखिए आटा जो है मैक्सिमम अपने आप ही सेट हो चुका होगा। अब मैं जब इसको मिक्स करती हूँ तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्दी ये स्मूथ हो जाएगा। ये एक बहुत ही यूज़फुल और काम की टिप है। आप शुरू में ही जब आटे को पूरी तरह से मिक्स करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए, तो अब हम यहाँ ये भी देख लेते हैं कि इनकी रोटियाँ जो है वो किस तरह से बन रही है, सॉफ्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इस तरह से आप बहुत ही सॉफ्ट और फूली हुई फुलके बना सकते हैं। टिप नंबर 4 जो है वो हमारे बेसन के आइटम को लेकर है। जब भी हम कोई बेसन का आइटम डीप फ्राई करके बनाते हैं, जैसे बेसन के नमकीन खुरमे या फिर सेव वगैरह, तो हमें तलने के समय इनका कलर जो है वो येलो रखना चाहिए, एकदम पीले रखना चाहिए। इसका कलर यदि पीले से थोड़ा सा भी डार्क होता है तो बेसन का टेस्ट जो है बिल्कुल चला जाता है। आप बेसन के नमकीन खुरमे या फिर सेवों को तलने के समय ये याद रखें कि इसका जो कलर है वो येलो रखें। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। येलो कलर के जो आप टेस्ट करेंगे उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और बेसन का टेस्ट रहेगा उसमें, इवन मसाले का टेस्ट आएगा उसमें। जिसका कलर थोड़ा डार्क होगा उसमें मसाले का टेस्ट भी चला जाएगा और बेसन का टेस्ट भी बिल्कुल चला जाएगा। हम इनको येलो कलर का रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंदर से कच्चे हैं। आप देख सकते हैं इसका आवाज़ जो है कितना अच्छा आ रहा है, ये पूरी तरह से तल चुके हैं। हमारा टिप नंबर 5 जो है वो साबूदाने की खिचड़ी को लेकर है। साबूदाने की खिचड़ी कई लोग बनाते हैं तो वो बहुत स्टिकी हो जाती है और दाना दाना नहीं बन पाती। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जब साबूदाने को सोक करते हैं तो इसको होल नाइट के लिए हमको सोक करना चाहिए और इसमें पानी उतना ही डालना चाहिए जितना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि खिचड़ी बनाते समय इसमें ऑयल जो है वो मेज़रमेंट के हिसाब से होना चाहिए। यदि ज़्यादा ऑयल होता है तो ये स्टिकी हो सकती है। देखिए, यहाँ हम आपको खिचड़ी बना के बता रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी खिचड़ी जो है वो बहुत ही आसानी से और एकदम दाना दाना बन रही है।
तो आपको यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। वो ये है कि साबूदाना को सोक करते समय पानी इसमें बहुत ही मेज़रमेंट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा ये है कि खिचड़ी बनाते समय इसमें ऑयल जो है वो भी मेज़रमेंट के हिसाब से होना चाहिए। ज़्यादा ऑयल होगा तो ये स्टिकी हो जाएगी। देखिए ये खिचड़ी जो है बहुत ही आसानी से और कितनी दाना दाना बनी है। खिचड़ी का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप और भी आइटम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि खिचड़ी को दाना दाना कैसे बनाएं। अब हम बात करते हैं हमारे टिप नंबर 6 की, जो है भिंडी लेडीज़ फिंगर को लेकर। जब हम भिंडी को काटते हैं तो हमारे हाथ में स्टिकी हो जाता है और चाकू भी जो है वो स्टिकी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से धोकर और कपड़े से थोड़ा ड्राई कर लेना चाहिए। ड्राई करने के बाद में जहाँ टिप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाकू में हमको थोड़ा ऑयल लगाना चाहिए। इवन हाथ की उंगलियों में भी हम थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ऑयल लगा के जब आप कट करेंगे तो ये चाकू में भी नहीं चिपकेगा और हाथ में भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और फटाफट हम भिंडी को इस तरह से काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे मूंगफली का तेल या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से बहुत फटाफट हमारी भिंडियाँ कट जाएगी। अब भिंडी को लेके कई लोगों को हमने बोलते हुए सुना है कि भिंडी जो है वो स्टिकी बनती है, दाना दाना नहीं बनती है। तो चलिए अब हम यहाँ काटने के बाद में देखते हैं कि भिंडी को दाना दाना किस तरह से बनाएं। तो यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमको याद रखना चाहिए कि भिंडी को बनाते समय जो हम ऑयल लेते हैं वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेज़रमेंट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखने की है कि हमको इसको ढककर कभी भी नहीं रखना है पकाते समय। हमने यहाँ पहले प्याज डाले हैं, आप चाहे तो प्याज डाल सकते हैं। आप यदि प्याज नहीं खाते हैं तो आप राई जीरे से भी बघार सकते हैं। अब इनिशियली हम यहाँ कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। इसको गैस सिम करके 10 मिनट पकाने के बाद में हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। आप जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं वो मसाले डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको 10 मिनट के लिए गैस को सिम करके इसको और भी पकाना है। तो हम क्योंकि इसको ढक नहीं रहे हैं, खुला करके पका रहे हैं, इसको पकने में थोड़ा समय लगेगा। तो जितनी देर हमारी भिंडी पक रही है उतनी देर में हम हमारा आटा तैयार करके और साथ में रोटियां भी बना सकते हैं। मॉर्निंग में समय कम होता है और काम ज़्यादा होता है, और यदि आप वर्किंग है तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इस तरह से आप टाइम को सेव कर सकती है, क्योंकि भिंडी को पकाने में हम पूरी समय गैस को सिम रखते हैं, थोड़ा कुछ समय लगता है। सॉल्ट को लेके आप याद रखें कि सॉल्ट जो हम डालेंगे बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, पहले से नहीं डालेंगे। को डालने से सॉल्ट जो है पानी छोड़ता है, जिससे कुछ वेजिटेबल्स जो है वो स्टिकी हो जाते हैं। इवन कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी है जिसको हमको जल्दी पकाने के लिए सॉल्ट पहले ही डालना पड़ता है, जैसे लौकी, टमाटर और भी कई वेजिटेबल्स है जिसको हमको जल्दी पकाने के लिए सॉल्ट को पहले डालना ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी जो है कितनी दाना दाना बनी है। चलिए तो अब हम आते हैं अपने अगले टिप के ऊपर। आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक जो झारा है इस तरह का, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। जब भी हमको पानी में से किसी चीज़ को निकालना होता है तो हम इस तरह के झारे का यूज़ कर सकते हैं, जिससे पानी एकदम अलग हो जाता है। नॉर्मल झारे का या फिर चम्मच का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसके साथ में पानी भी आने का चांस होता है। इसी तरह से यदि हम कोई चीज़ डीप फ्राई करते हैं उस समय भी इस झारे का उपयोग कर सकते हैं। इससे ऑयल जो है बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। साथ ही यदि हम कोई भी वेजिटेबल या फिर आंवला या कोई भी अन्य सामग्री जिसको बॉईल करके बनाते हैं, अब देखिए ये गर्म होती है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम निकालने के लिए इस तरह के झारे का बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे हाथ भी नहीं जलते हैं और पानी जो है आइटम से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये सभी टिप्स बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही उपयोगी और काम के हैं, जिससे किचन में काम करते समय टाइम मैनेजमेंट होता है और साथ ही हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। टिप नंबर 9 के बारे में बात करें तो ये है आलू को लेकर। जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं तो हमको इसको आधा आधा कट करके पानी में डालना चाहिए। आलू यदि बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनके साइज़ के अनुसार हम इसके 2 या 3-4 पीस भी कर सकते हैं। इस तरह से पीसेस करके आलू को बॉईल करने से ये बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाते हैं और टाइम भी सेव होता है। आप लोगों ने चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब देखते हैं हमारा टिप नंबर 10 के बारे में। वेजिटेबल को पकाने के लिए सबसे पहले हम उसको धोते हैं, कट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखना चाहिए कि वेजिटेबल को कट करने के बाद में कभी भी इसको हमको नहीं धोना चाहिए। डिपेंड करता है कि हम कौन सा वेजिटेबल बनाने के लिए जा रहे हैं।
कुछ वेजिटेबल्स है जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, जिसको कट करने के बाद में धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। फूल गोभी के बारे में यदि हम बात करें तो उसे तो कट करके बॉईल करके ही बनाना चाहिए। कैबेज को कट करके उसके बाद में उसको धोना बेहद ही ज़रूरी है। कुछ वेजिटेबल्स है जैसे लौकी, तो इसको हम छीलने के बाद में धो सकते हैं और उसके बाद में इसको कट कर सकते हैं। इवन हम लौकी को पहले भी धो सकते हैं और उसके बाद में इसको छीलकर कट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।